आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि कॉरपोरेट गवर्नेंस से आप क्या समझते हैं, वर्तमान परिदृश्य में इसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताएं कि सरकार द्वारा इसे सुनिश्चित करने के लिए किन उपायों को अपनाया जा रहा है। तो बेसिकली आपको बताना है कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉरपोरेट गवर्नेंस, साथ ही साथ में इसकी इम्पोर्टेंस बतानी है करंट सिनेरियो में, और एक्सप्लेन करना है कि क्या मेजर्स जो है गवर्नमेंट अडॉप्ट कर रही है, ठीक है, इसको इंश्योर करने के लिए। तो सबसे पहले आप एक्सप्लेन करोगे कि देखो, जो कॉरपोरेट गवर्नेंस है, ठीक है, वो किसी भी कोई भी ऐसा सिस्टम जहाँ पे रूल्स, प्रैक्टिसेस और जो प्रोसेस यानी कि प्रक्रियाएं हैं, ठीक है, जो कोई भी कंपनी जिसे डायरेक्ट करती है और कंट्रोल करती है, उसे कॉरपोरेट गवर्नेंस बोला जाता है। सिंपल टर्म्स में बोला जाए तो ये एक फ्रेमवर्क होता है कॉरपोरेट एथिक्स का, जो कि मेंटेन करता है बैलेंस, ठीक है, बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करता है कंपनी के मैनेजमेंट में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, स्टेक होल्डर्स में और अदर स्टेक होल्डर्स में, ठीक है। तो इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है वो ट्रांसपेरेंसी होता है, अकाउंटेबिलिटी और फेयरनेस, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंस क्या होती है इसकी करंट सिनेरियो में? देखो, इस समय ग्लोबलाइजेशन का जो एरा चल रहा है, तो डिजिटल इकोनॉमी और कॉरपोरेट गवर्नेंस जो है, ये सिर्फ एक प्रॉफिट कमाने का या फिर प्रॉफिट बनाने का एक साधन नहीं है, बल्कि ये जो है सर्वाइवल के लिए एक नेसेसिटी बन चुकी है, ठीक है, एक ये अनिवार्यता बन चुकी है, सिर्फ लाभ कमाने का साधन नहीं है। फिर इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस यानी कि निवेशकों का जो विश्वास है, ठीक है। तो अब हम इस चीज़ के बारे में बात करें कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो फर्स्ट पॉइंट है कि निवेशकों का जो विश्वास है, यानी कि इससे बढ़ता है। अगर गवर्नेंस अच्छी होती है तो इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, स्पेशली जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है, और इससे क्या होता है, कैपिटल का कॉस्ट भी घटता है। दूसरा पॉइंट, कर्बिंग स्कैम्स। अगर आपकी गवर्नेंस अच्छी होगी तो स्कैम्स जो है उस पर आप कर्ब कर पाओगे, ठीक है, उस पर आप बेसिकली निगरानी रख पाओगे। जैसे कि जैसे हमने कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस देखे, सत्यम एग्जांपल आप सहारा का दे सकते हो, रिसेंट जो स्टार्टअप की कंट्रोवर्सीज होती हैं। फिर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेंगे, ठीक है। तो कंपनीज़ क्या होता है, उनको जज किया जाता है आज के समय पे इन्वायरमेंटल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे आप एग्जांपल डाल सकते हो कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह का, ठीक है। तो उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है आपका प्रोटेक्शन ऑफ स्टेक होल्डर्स, ठीक है। तो ये डिफाइन करता है कंपनी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ लार्ज शेयर होल्डर्स नहीं, लेकिन जो अदर एम्प्लॉयज़ होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, उनके प्रति भी उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं। फिर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी की बात हम करेंगे, यानी कि संस्थागत साख की। तो लॉन्ग रन में देखा जाए तो कंपनी की जो ब्रांड वैल्यू होती है, उसकी क्रेडिबिलिटी होती है, डिपेंड करती है कि उसकी गवर्नेंस कैसी है, ठीक है। फिर हम ये देखेंगे कि गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए हैं गुड गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए। तो कॉरपोरेट में, तो बेसिकली कॉरपोरेट की बात चली, गुड गवर्नेंस इन कॉरपोरेट, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने के पास सेबी और एमसीए जैसे रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, ठीक है, और टाइम टू टाइम इन्होंने कुछ रिफॉर्म्स जो है वो इम्प्लीमेंट किए हैं। जैसे पहला है लीगल फ्रेमवर्क की हम बात करेंगे, कंपनी एक्ट 2013। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ठीक है, तो इनकी मैंडेटरी अपॉइंटमेंट होती है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की, ताकि कोई भी डिसीजन मेकिंग में बायसनेस ना हो, कोई भी पूर्वाग्रह ना हो। फिर वुमेन डायरेक्टर्स में हमने मैंडेटरी कर रखा है कि एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर जो होनी चाहिए वो, ताकि बोर्ड की डाइवर्सिटी वो बढ़े। फिर हम सीएसआर की बात करते हैं, जो भी हमने बोला कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कंपनीज़ होती हैं उनको लीगली 2% जो स्पेंड करना होता है अपनी नेट प्रॉफिट का सोशल वेलफेयर पे, ठीक है। फिर आते हैं हम सेबी के स्टैंडर्ड्स पे, ठीक है। तो सेबी के स्टैंडर्ड्स में लोधा कमेटी और कोटक कमेटी को हमें मेंशन करना है कि ये जो ऑडिट कमेटीज़ होती हैं इनका रोल स्ट्रेंथन किया गया, ठीक है, इन कमेटीज़ के रिकमेंडेशन पे। फिर विसल ब्लोअर मैकेनिज़्म की बात करेंगे एम्प्लॉयज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, यानी कि जो एनएफआरए है उसका इस्टेब्लिशमेंट होता है, यानी कि नेशनल फाइनेंशियल
रिपोर्टिंग अथॉरिटी, है ना, इसीलिए बनाई गई थी ताकि ऑडिट स्टैंडर्ड्स की मॉनिटरिंग करी जा सके। फिर साथ ही साथ में सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस भी जो है, इसको भी पावर दिए गए ताकि वो फाइनेंशियल क्राइम से डील कर पाए। उसके बाद हम फोर्थ पॉइंट में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड की बात करेंगे। आईबीसी 2016 ये प्रमोट करता है कॉर्पोरेट डिसिप्लिन, ताकि इंश्योर करते हुए कि जो फेलिंग कंपनीज़ हैं उनकी एक डिग्निफाइड एग्जिट हो, और साथ ही साथ में जो क्रेडिटर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनके इंटरेस्ट जो हैं वो प्रोटेक्ट रहें। ठीक है, उसके बाद अब अल्टीमेटली आप बताओगे कि देखो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, ये सिर्फ लॉज से कंप्लाइज करने तक सीमित नहीं है, जबकि बल्कि ये जो है गवर्नेंस ऑफ कंसाइंस इसे हम बोल सकते हैं। और कंपनीज जो है ट्रांसपेरेंटली यानी पारदर्शिता के साथ ऑपरेट करती हैं, और गांधी के जो प्रिंसिपल है ट्रस्टीशिप का उसको फॉलो करते हुए, तो ये ना सिर्फ अपने इकोनॉमिक बेनिफिट्स को अचीव कर पाएंगी, बल्कि एक मॉरल फाउंडेशन भी देंगी हमारे भारत को, जो हमारे भारत का 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना है विकसित भारत का, उसे भी पूरा करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 2 बोल रहा है कि डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ प्रोबिटी इन गवर्नेंस एंड आइडेंटिफाई द चैलेंजेस इन इट्स इम्प्लीमेंटेशन इन इंडियन पब्लिक सर्विस, सजेस्ट मेजर्स दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड टू ओवरकम दिस चैलेंजेस। देखो यहाँ बताओगे कि जो इंटीग्रिटी होती है ये एम्फेसाइज करती है ऑनेस्टी पे, फेयरनेस पे और एथिकल वैल्यूज़ की एडहेरेंस पे। ठीक है, और पब्लिक लाइफ में ये इंश्योर करती है इंटीग्रिटी की जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं ये इम्पार्शली एक्ट करें। ठीक है, अपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अवॉइड करें, साथ ही साथ में जो भी उनको प्रलोभन मिल रहा है, टेम्पटेशन है, ताकि वो अपनी शक्ति का जो दुरुपयोग करें, मिस यूज़ ऑफ पावर करें, उससे वो दूर रहें। एग्जाम्पल के लिए जो ट्रांसपेरेंट टेंडर प्रोसेस होता है पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, ठीक है, ये बताता है कि कैसे गवर्नेंस में इंटीग्रिटी हमें देखने को मिलती। फिर हम बॉडी पे आते हैं, तो चैलेंजेस बताने हमें कि गवर्नेंस में जो इंटीग्रिटी है वो क्यों नहीं आ पा रही है, उसके क्या चैलेंज है। सबसे पहले करप्शन, तो करप्शन एक मेजर ऑब्स्टिकल है। ठीक है, इससे क्या होता है, जनता का विश्वास है उसमें कमी आती है, हमारे संसाधन का जो एलोकेशन है, रिसोर्स एलोकेशन है, वो डाइवर्ट हो जाता है। साथ ही साथ में ब्राइबरी यानी घूसखोरी, नेपोटिज्म हो गया, भाई भतीजवाद, और जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है यानी कि जो सार्वजनिक प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस है उसमें भी हमें करप्शन देखने को मिलता है। फिर लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, तो अगर किसी भी प्रोसीजर का जो कोई भी अगर बेसिकली एडमिन वर्क है, कोई भी वर्क है, उसमें अगर आप ट्रांसपेरेंसी नहीं रखोगे तो वो ओपेक प्रोसेस बन जाता है, और जो डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर्स है वो भी हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। इससे हमारी अकाउंटेबिलिटी जो है वो घटती है। फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात करेंगे। जब कभी पर्सनल और प्रोफेशनल इंटरेस्ट जो है क्लैश कर जाते हैं तो अक्सर लोग जो है पर्सनल गेन की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो ये भी एक पब्लिक वेलफेयर के कंसेप्ट्स को हार्म करता है। फिर है वीक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, तो रेगुलेटरी और जो ओवरसाइट बॉडीज़ होती हैं ये अक्सर करके इनके पास इंडिपेंडेंस नहीं होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर है कल्चरल एंड सोशल नॉर्म्स, तो सोसाइटी के अंदर जहाँ पे अनएथिकल प्रैक्टिसेस जो है कंसिडर की जाती है, कि नॉर्मल कंसिडर कर ली जाती है ना, यानी कि समाज में अनैतिक प्रथाओं को सामान्य मान लिया जाता है, वहाँ जो है ईमानदारी और सत्यनिष्ठा जो है वो जेब में ही रह जाती है, वो बाहर निकल के नहीं आ पाती। फिर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की बात करते हैं, तो देखो हमें पता है कि जो प्रशासनिक प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक है, वहाँ पे राजनीतिकरण होता है यानी कि पॉलिटिसाइजेशन होता है, जिसकी वजह से निष्पक्षता जो है यानी कि इम्पार्शियलिटी होती है वो कमज़ोर पड़ जाती है और पक्षपात बढ़ जाता है, फेवरेटिज्म बढ़ जाता है। लेकिन हमने क्या क्या किया, ठीक है, इसको ठीक करने के लिए, जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, ठीक है, तो हमने सिटीजन्स की जो है और सिटीजन्स की और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में जो है गैप उसको फिल किया। ठीक है, और विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014 ये प्रोटेक्ट करता है अनएथिकल प्रैक्टिसेस से। फिर स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशंस है ना, जैसे कि लोकपाल, लोकायुक्त, CVC, CAG, ठीक है,
फिर एथिकल कोड एंड कंडक्ट्स, जैसे कि क्लियर गाइडलाइंस जो है पब्लिक ऑफिशियल्स के लिए होता है, जिसमें कल्चर ऑफ अकाउंटेबिलिटी भी इंश्योर होती है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ड्यूरिंग इलेक्शन इज़ एन एग्जांपल ऑफ प्रमोटिंग एथिकल बिहेवियर। ये एथिकल बिहेवियर तो है, अगर एमसीसी लागू होता है तो उसके पास कोई लीगल बैकअप भी नहीं है फिर भी, ठीक है। फिर कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग, इंटीग्रिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रमोटिंग कल्चर ऑफ एथिकल वैल्यू, सोशल ऑडिट एंड सिटीजन मॉनिटरिंग। तो जो रेगुलर एथिक्स ट्रेनिंग एथिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं सिविल सर्वेंट के लिए, ठीक है, ये भी गवर्नेंस में इंटीग्रिटी को बढ़ाते हैं। साथ ही साथ में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो है ह्यूमन डिस्क्रिशन को कम करते हैं और पारदर्शिता को बढ़ाते हैं, भ्रष्टाचार को भी कम करते हैं, जैसे कि ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम हो गया, जेम पोर्टल की भी बात कर सकते हो। फिर प्रमोटिंग, यहाँ पे आप अपनी जीएस वाले एग्जांपल यूज़ करो, ठीक है। फिर प्रमोटिंग अ कल्चरल ऑफ एथिकल वैल्यूज़, बताओ कि कैसे जो पब्लिक के अवेयरनेस कैंपेन्स होते हैं, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन होती है, वो इंटीग्रिटी को प्रमोट करती है। फिर आप वे फॉरवर्ड बताओगे कि देखो आगे क्या किया जा सकता है। तो सबसे पहले इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म है, ठीक है। तो अगर हम एंटी करप्शन बॉडीज़ हैं, है ना, इसको हम स्ट्रेंथन करें और जुडिशल इंडिपेंडेंस को हम स्ट्रेंथन करें, तो साथ ही साथ में विसल ब्लोअर्स जैसे जो इंस्टीट्यूशंस हैं इसको हम स्ट्रेंथन करते हैं, तो हमें एक बहुत अच्छा रिफॉर्म देखने को मिल सकता है। फिर हम एजुकेशन में एथिक्स की बात करेंगे कि यंग एज से ही बच्चों के अंदर ये इनकलकेट करना चाहिए, स्कूल में, कॉलेज में। फिर पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स के बारे में बात कर सकते हैं कि कैसे हम पब्लिक को अवेयर करें इस चीज़ के लिए, ठीक है, कैंपेन्स के थ्रू, वर्कशॉप्स के थ्रू। और रेगुलर मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन होना चाहिए। साथ ही साथ में ग्लोबल कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कोलैबोरेटिंग विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ताकि हम बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर पाएँ। फिर आप कंक्लूड करोगे, बताओगे कि देखो इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी, ठीक है, बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है अगर हम गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, ठीक है, ट्रस्ट फॉस्टर करने की बात करते हैं, यानी कि हम विश्वास को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। साथ ही साथ में अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करते हैं, यानी कि जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं। देखो चैलेंजेस अभी भी हैं, लेकिन कलेक्टिव एफर्ट्स के साथ, पॉलिसी मेकर के एफर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल के, सिविल सोसाइटी के, यानी कि नागरिक समाज के, और साथ ही साथ में नागरिक के यानी कि सिटीजन्स के, तो गवर्नेंस स्ट्रक्चर जो है एथिकल प्रिंसिपल्स पे उसको स्ट्रेंथन किया जा सकता है। और एक न्याय संगत समाज के लिए, साथ ही साथ में एक लोकतांत्रिक समाज के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि समाज की प्रगति हो, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन सेकंड था। फिर क्वेश्चन थर्ड, RTI has enhanced transparency but its implementation has also faced significant institutional challenges, ठीक है। तो RTI ने पारदर्शिता को तो बढ़ाया है, लेकिन इसके कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण जो है संस्थागत चुनौतियां देखने को मिलती हैं, इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस। एनालाइज करो, ठीक है, स्टेटमेंट को इन द कंटेक्स्ट ऑफ रीसेंट अमेंडमेंट टू द RTI एक्ट। तो अभी रिसेंटली जो अमेंडमेंट किया गया है RTI एक्ट में, उससे हमें उसको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले RTI को इंट्रोड्यूस करना है, द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, ठीक है। यह जो है भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक मील का पत्थर है, यानी कि लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, ट्रांसफॉर्मिंग द कल्चर ऑफ सीक्रेसी, यानी कि गोपनीयता की संस्कृति को जिसने बदला, ठीक है, और पारदर्शिता की संस्कृति में बदल दिया, ठीक है। ये ना सिर्फ नागरिकों को सशक्त करती है, लेकिन आज एक एथिकल टूल बन चुका है जवाबदेही को इंश्योर करने का, और साथ ही साथ में गवर्नेंस में यानी शासन में ईमानदारी को इंश्योर करने का। हाउएवर टाइम के साथ साथ बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल हर्डल्स हैं जो इसको फेस करना पड़ता है इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो अब मेन बॉडी पे आएंगे हम कि देखो इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस जो होते हैं इम्प्लीमेंटेशन में होते हैं।
तो क्या क्या होते हैं बताओ उनको। देखो ट्रांसपेरेंसी जो है, ट्रांसपेरेंसी हमारी इंक्रीज़ हमने करी, आरटीआई हम लेके आए, लेकिन तब भी कई प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती, जैसे बैकलॉग ऑफ केसेस सबसे मेन चीज़, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन कमीशन जो है उस पर इतने अपील आते हैं, ठीक है, तो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड का प्रिंसिपल होता है ना, वही देखने को मिलता है। तो जैसे यहाँ भी चीज़ें पेंडिंग हो जाती हैं बहुत ज़्यादा नंबर्स में। फिर है वैकेंट पोजीशंस, तो कमिश्नर के पोजीशंस हैं अलग अलग स्टेट्स में, वो वैकेंट रहती है। तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है ये वैकेंट रहता है। इससे क्या होता है, इंस्टीट्यूशनल इनएफिशिएंसी आ जाती है, ठीक है। पब्लिक का ट्रस्ट तो डगमगाता ही है, साथ में संस्थागत अक्षमता को दर्शाता है ये, ठीक है। लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म भी बोल सकते हैं। फिर लैक ऑफ रिकॉर्ड मैनेजमेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि डिजिटाइजेशन हुआ नहीं है, तो इनके पास रिकॉर्ड मैनेजमेंट की कमी है। साथ ही साथ में डिलेज बहुत ज़्यादा होते हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स क्या करती है, बहुत डिले करती हैं इन्फॉर्मेशन को देने में। फिर है लैक ऑफ अवेयरनेस एंड सिक्योरिटी, यानी कि जागरूकता और सुरक्षा की कमी। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो है हम अभी भी देखते हैं कि लोगों को पता ही नहीं है कि कैसे यूज़ करना है। आरटीआई किस चिड़िया का नाम है, उन्हें पता ही नहीं होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे बताना है कि देखो अवेयरनेस की कमी है, ठीक है। साथ ही साथ में आरटीआई एक्टिविस्ट होते हैं। अभी हाल ही में एक छत्तीसगढ़ में भी एक आरटीआई एक्टिविस्ट का मर्डर हुआ है, तो और एक और जगह हुआ है, तो आप उसको मेंशन कर सकते हो कि इनकी सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। एनालिसिस इन द कंटेक्स्ट ऑफ आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट 2019, तो 2019 अमेंडमेंट्स हैव रेज सीरियस क्वेश्चन अबाउट द ऑटोनॉमी ऑफ दिस एक्ट। क्यों 2019 में अमेंडमेंट हुआ, तो क्यों हम ऐसे बोल रहे हैं, क्योंकि देखो अब क्या है ना, जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं उनकी सैलरी वो कौन डिसाइड कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है। उनकी टेन्योर और उनकी सैलरी दोनों, ठीक है, कौन डिसाइड करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। देन इससे क्या होता है, कमीशन की ऑटोनॉमी जो होता है उस पर प्रभाव पड़ता है, इवन दुष्प्रभाव पड़ता है, हम ये लिखेंगे। और क्योंकि अब ये अपने सैलरी के लिए, टेन्योर के लिए, है ना, अपने डे टू डे बिजनेस के लिए गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएगी। फिर है डिमिनिश कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, यानी कि देखो कमिश्नर जो हैं पहले उनको इलेक्शन कमिश्नर्स का स्टेटस मिला हुआ था, अब वो रिड्यूस कर दिया गया है। इससे क्या होता है कि उनकी जो मोरल अथॉरिटी होती है ना वो कम हो जाती है। फिर हम करंट एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, ठीक है। अभी क्या था कि पीएम केयर फंड्स हैं, काफ़ी समय हो गया इसको, लेकिन आप ये एग्जांपल लिख सकते हो। इसमें इसकी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़ करने के लिए इससे रिलेटेड मना कर दिया गया था। एंड साथ ही साथ में इलेक्टोरल बॉन्ड्स कितना सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन बने थे वो भी हम जानते, ठीक है। कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, ठीक है, तो कुछ इन्फॉर्मेशन पब्लिक हो पाई, ठीक है। तो यही दिखाता है कि कैसे ये मतलब पारदर्शिता को कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं ये चीज़ें, और जो है कोर्ट का इंटरवेंशन जो है इसके बाद ये पारदर्शिता सुनिश्चित होती है। तो आरटीआई एक्ट का मतलब क्या रहा, ठीक है। फिर हम कैसे इन चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सेक्शन 4 क्लॉज 1 क्लॉज बी है, इसमें क्या है कि डिपार्टमेंट्स जो हैं इनको वेट नहीं करना चाहिए फॉर द इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट, बट शुड प्रोएक्टिवली डिस्क्लोज, ठीक है। खुद कहते हैं ना, जैसे सीओ मोटो लेते हैं खुद से, तो ऐसे खुद से इनको डिस्क्लोज करनी चाहिए इन्फॉर्मेशन अपनी वेबसाइट्स पे। और साथ ही साथ में कमीशंस को स्ट्रेंथन करना चाहिए कि ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करें और अपॉइंटमेंट्स में टाइमलीनेस लेके आएँ। फिर टेक्नोलॉजिकल इंक्लूजन, यानी कि ब्लॉकचेन यूज़ करो और एआई का यूज़ करो जिससे डाटा सिक्योर बने। फिर कंक्लूजन पे आएंगे तो सक्सेस ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट लाइज नॉट मियरली इन लीगल प्रोविजन। आप बताओगे कि सिर्फ लीगल प्रोविजंस में इसका सक्सेस नहीं है, लेकिन कल्चर ऑफ ट्रांसपेरेंसी को इनकलकेट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हालांकि जो इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस हैं, ठीक है, और जो रीसेंट अमेंडमेंट्स है उसकी पावर को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, लिमिट करते हैं, लेकिन एक अलर्ट सिविल सोसाइटी और एक्टिव जुडिशरी
ठीक है, इसकी स्पिरिट को अभी भी अलाइव रखते हैं, और जो फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है वो क्रूशियल है। अगर हम सुशासन की बात करेंगे तो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर क्वेश्चन 4 आपका है कि देखो, ऑन द स्टेज ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स, यानी कि वैश्विक राजनीति के रंगमंच पर प्रायः सबसे पहले नैतिकता की बलि चढ़ती है। ठीक है, यानी कि जब हम ग्लोबल पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले बलि किसकी चढ़ती है? मोरालिटी की। ठीक है, मोरालिटी को सबसे पहले सूली पर चढ़ा दिया जाता है। एनालाइज करो इस एथिकल डायलेमा को एनालाइज करो, और साथ ही साथ में जो नेशन जो है फेस कर रहा है, जब उनके जो है स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, यहाँ पे सबसे मेन चीज़ तो रशिया यूक्रेन का वॉर हो जाएगा। ठीक है, फिर ट्रंप जो कर रहा है वेनेजुएला में, ठीक है, वो क्या है? वो भी तो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट विद ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गई ना। ठीक है, मिडल ईस्ट में जो भी चल रहा है, तो आपको ये सब लिखना है। चाइना की जो पॉलिसीज़ रहती हैं डेवलपिंग नेशंस के लिए, ठीक है, तो ये आपको इसको इलस्ट्रेट करना है रिसेंट एग्जांपल्स के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्टार्ट करना है मैकियावेली की बातों से कि देखो, अकॉर्डिंग टू रीनोड रियलिस्ट थिंकर, यानी कि प्रसिद्ध यथार्थवादी विचारक निकोलो मैकियावेली, ठीक है, ये बोलते थे कि जो राज्य की सुरक्षा यानी सिक्योरिटी ऑफ स्टेट है, ठीक है, ये सर्वोपरि है, पैरामाउंट है, और जो मोरालिटी है इसको कंसिडर किया जा सकता है सेकेंडरी फॉर दिस पर्पस, कैन बी कंसिडर्ड सेकेंडरी फॉर दिस पर्पस। उन्होंने बेसिकली पॉलिटिक्स और एथिक्स को अलग अलग किया था कि दोनों एक चीज़ नहीं हो सकती, दोनों अलग चीज़ें हैं। ठीक है, और ग्लोबल पॉलिटिक्स में जब नेशन का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जैसे कि सिक्योरिटी, एनर्जी सप्लाई, जियोपॉलिटिकल डोमिनेंस है ना, ये सब क्लैश होने लगता है ना उनकी मानवतावादी उत्तरदायित्व पे, यानी कि ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, तो एक एथिकल डायलेमा उनके सामने आ जाता है, और अक्सर करके वो यही चुनते हैं, हम जानते हैं वो अपनी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को ही चुनते हैं। तो इसी को बोला जाता है सेक्रीफाइस ऑफ मोरालिटी। ठीक है, फिर अब मेन बॉडी पे आते हैं कि स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट वर्सेस ह्यूमैनिटी, एनालिसिस ऑफ एथिकल डायलेमा। तो जब नेशंस फेस करते हैं, चॉइस आती है उनके बीच में सिक्योरिटी को लेके, और उनकी खुद की सिक्योरिटी और ग्लोबल वेलफेयर, तो उनके पास कुछ कुछ डायलेमाज आते हैं, वो डायलेमा पढ़ते हैं। पहला डायलेमा आता है नेशनल इंटरेस्ट और यूनिवर्सल मोरालिटी। तो रियलिज्म ये बोलता है कि देखो, नेशन है, जो देश है उसको सिर्फ अपने ही इंटरेस्ट को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, और आइडियलिज्म हम जानते हैं कि वो बोलता है कि देखो, ह्यूमैनिटी, ग्लोबल ह्यूमैनिटी होनी चाहिए। फिर डायलेमा आता है उनके पास यूटिलिटेरियनिज्म का। तो ऑफन क्या होता है, नेशंस डिसरिगार्ड करते हैं माइनॉरिटीज़ की राइट्स को, क्योंकि यूटिलिटेरियनिज्म के हिसाब से मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल देखा जाता है। ठीक है, तो वो देखते हैं कि मैक्सिमम बेनिफिट किस चीज़ से हो रहा है, उसको फॉलो करते हैं। फिर डबल स्टैंडर्ड्स देखते हैं कि नेशन जो हैं उनकी कंट्रीज़ में जो ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है उस पर चुप रहते हैं। ठीक है जी, और साथ ही साथ में ऐसी कंट्रीज़ में अगर हो रहा है जिनके साथ उनका ट्रेड अच्छा है, मिलिट्री टाइज अच्छे हैं, तो वो कुछ नहीं बोलते हैं, वो अपने इंटरेस्ट को आगे रखते हैं। फिर अभी की एग्जांपल आप दे सकते हो, देखो, रशिया यूक्रेन और इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, और यूरोप और एशिया में जो रिफ्यूजी क्राइसिस है, साथ ही साथ में क्लाइमेट चेंज एक बहुत अच्छा एग्जांपल होगा कि कैसे लोग अपने हितों को आगे रख के और यूनिवर्सल जो ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच है उसको पीछे रखते हैं। ठीक है, फिर है एनर्जी पॉलिटिक्स। ठीक है, जिसमें हम देखते हैं कि जो बहुत सारे डेमोक्रेटिक नेशंस हैं वो क्लोज टाई बनाते हैं मिडल ईस्ट से, अफ्रीका से। ठीक है, और जहाँ पे डिक्टेटरशिप है या फिर ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, क्योंकि उनको सिर्फ ऑयल और गैस की सप्लाई से मतलब है, उनको अपने एनर्जी सिक्योरिटी से मतलब है। साथ ही साथ में यहाँ हम इसको हमने डिटेल में देख लेते हैं एक बार। देखो, रशिया यूक्रेन और इज़राइल हमास का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें बहुत सारे पावरफुल नेशंस हैं जो कि प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं, आप देख भी रहे हो कि वो स्पॉन्सर कर रहे हैं बेसिकली डिफेंस इंडस्ट्रीज़ को के प्रोडक्ट्स को। ठीक है, और जो ह्यूमैनिटेरियन कॉल है कि वॉर को ख़त्म कर देना चाहिए, ठीक है, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो अपने स्ट्रेटेजिक गेन को ऊपर रख रहे हैं। ठीक है, उनको सिविलियन की लाइफ से कोई लेना देना नहीं है।
फिर रिफ्यूजी क्राइसिस, तो इन केस ऑफ रोहिंग्या क्राइसिस और सीरियन रिफ्यूजी देखते हैं कि नेशंस रिव्यूज़ कर देते हैं कि हमारे यहाँ रिफ्यूजी नहीं आएंगे, कि उनको अपना इंटरनल सिक्योरिटी का फियर होता है, और डेमोग्राफी भी डिस्टर्ब हो जाती है जिससे उनका स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट भी हिल जाता है। ठीक है, साथ ही साथ में क्लाइमेट चेंज की हम बात करेंगे कि देखो जो डेवलप्ड नेशन होते हैं बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है, क्लाइमेट चेंज के लिए, और साथ ही साथ में एमिशन भी यूएस चाइना कितना एमिशन करते हैं, 3rd नंबर पे ये ग्रीन हाउस गैस का एमिटर जो है वो है इंडिया है। ठीक है, तो लेकिन वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ पर डाल देते हैं। ठीक है, नेट ज़ीरो बनने का दबाव, ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, ये क्लाइमेट एथिक्स से परे है, यानी कि इसके खिलाफ है। अब आगे हमारे पास क्या वे फॉरवर्ड है कि देखो क्या क्या अप्रोच अपनाने चाहिए हमें। सबसे पहली चीज़ है कि सेल्फ इंटरेस्ट को एनलाइटन करना, यानी कि नेशन को ये समझना चाहिए कि उनका खुद का जो इंटरेस्ट है वो तब तक सिक्योर नहीं हो पाएगा जब तक ग्लोबल अनस्टेबिलिटी है और इनह्यूमेन जो है सिनेरियो बना हुआ है ग्लोबल लेवल पर। फिर स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म, तो यूनाइटेड नेशन जैसे इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, इनको और ज़्यादा डेमोक्रेटिक और पावरफुल बनाने की ज़रूरत है ताकि वो नेशंस को अकाउंटेबल कर पाएँ। ठीक है, यहाँ पे यूएन फेल ना हो। ठीक है, चैलेंजेस में हम ये भी लिख सकते थे कि मल्टीलेटरलिज्म फेल हो रहा है। ठीक है, फिर यूज़ ऑफ सॉफ्ट पावर, तो जो इमर्जिंग पावर्स हैं जैसे इंडिया को अपनी एथिकल लीडरशिप जो है प्रोवाइड करनी चाहिए ग्लोबल पॉलिटिक्स में, जैसे कि वसुदेव कुटुंबकम, वर्ल्ड इज़ वन फैमिली जैसे कंसेप्ट्स के साथ। फिर कंक्लूजन में हम लिखेंगे कि देखो ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है नेशन के लिए, है ना, और दैट इज़ नॉट अ प्रैग्मेटिक अप्रोच, ये कोई प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं होती है कि आप कम्प्लीटली आप संत हो जाओ, सेंटली हो जाओ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, जो कि पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन गांधी जी ने बोला था कि पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स इज़ अ सोशल सिन, यानी कि सिद्धांतहीन राजनीति जो होती है वो एक सामाजिक पाप होती है। तो एक बैलेंस बनाना स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट में, ठीक है, साथ ही साथ में एथिक्स में एक स्टेबल और पीसफुल वर्ल्ड ऑर्डर लेके आ सकता है। ठीक है, और जो देश हैं यानी कि राष्ट्र हैं उनको शक्ति के बजाय न्याय पर, यानी कि जस्टिस रेदर देन पावर, शक्ति के बजाय न्याय पर आधारित विश्व का निर्माण करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे आपको ये वाला क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, तो लिखिए आप लोग आंसर्स इसके, कोशिश करो आंसर में यार अपने डायग्राम हो गया और फ्लो चार्ट्स हो गए, है ना, जिन पॉइंट्स को आप नॉर्मली एक्सप्लेन कर सकते हो अगर आप उनको रिप्रेजेंट करके एक्सप्लेन कर पाओ तो वेल एंड गुड, रिप्रेजेंटेशन अच्छी रखो अपनी।